हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं के लिए संचयन से पाठ पहला गिल्लू। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। संक्षिप्त में हम लेखिका परिचय जानेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 में हुआ था और मृत्यु 11 सितंबर 1987। हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से महादेवी वर्मा का नाम लिया जाता है। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे पहला पाठ गिल्लू। सोनजोही में आज एक पीली कली लगी है। सोनजोही अर्थात एक प्रकार का पुष्प जिसका रंग पीला होता है और सुगंधित भी। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। स्मरण यानी याद होना। अनायास अचानक किसे लेखिका को एक छोटे जीव की याद आई जो इस लता की सघन हरितिमा यानी हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। अर्थात वो अभी जीवित नहीं है। लघु प्राण यानी छोटा जीव। तो कवि महादेवी वर्मा को उस छोटे जीव की प्राण की बहुत दिनों के बाद याद आती है, परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। सोनजूही वही पीले प्रकार का पुष्प और उसकी जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई है। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। देखो, कौन जाने स्वर्णिम कली स्वर्ण के जैसे, सोने के जैसी कली बनकर अब चौंकाने यानी अचंभित करने, आश्चर्यचकित करने के लिए अब वो फूल बनकर उभर गई है, आ गई है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। छुआछुआवल चुपके से छूकर छिप जाना और फिर एक दूसरे को छूना। यह काक भुशुंडी भी विचित्र पक्षी है। काक भुशुंडी अर्थात कौवा एक साथ समादरित अर्थात विशेष आदर के साथ, अनादरित आदर का अभाव, तिरस्कार, और अति सम्मानित या अति अवमानित किसके लिए कहा गया है? कौवे के लिए। और क्यों कहा गया है? प्रश्न पूछा जाएगा आपको परीक्षा में। पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? तो आप उत्तर लिखेंगे, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पितरपक्ष के समय हमारे पूर्वज कौवे के भेष में आते हैं। एक सभ्य मान्यता है कि जब कौवा काव काव करता है तो इसका मतलब होता है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है। इन कारणों से कौवों का सम्मान किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर कौवे के काव काव करने को अशुभ माना जाता है। इसीलिए कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी कहा गया है। आगे की ओर देखेंगे। हमारे बेचारे पुरखों ने गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के न हंस के। क्यों ऐसा कहा है? कि हम जब भी पितरपक्ष आता है, हमारे पुरखों की याद आती है, तो हम भोजन बना के कौवों के रूप में उन्हें खिला देते हैं, लेकिन ना ही वो गरुड़ या किसी अन्य पक्षी, मयूर ना हंस के रूप में आते हैं। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है।
काक अर्थात कौवा, अवतीर्ण होना, प्रकट होना। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश, है ना, कोई हमारे रिश्तेदार होते हैं, प्रिय दोस्त होते हैं, सहेलियां होती है, तो ये जो हमारे प्रिय रिश्तेदार है, मधु अर्थात अच्छा, संदेश, तो ये बुलावा लाता है। कैसे? तो इनके कर्कश यानी कटु अर्थात कानों को न भाने वाली जोर की आवाज स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। अच्छा नहीं लगता कौवे की गूंज, काव काव कर्कश होने वाली आवाज, इसलिए कहा गया है। मेरे काकपुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। अब लेखिका सोच रही है, काकपुराण उसके मन के अंदर चल रहा है और बाधा क्या आ पड़ी देखते हैं। क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि वहां कोई गमला और दीवार के बीच में एक छोटा सा जीव गिर पड़ा। निकट जाकर देखा तो गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, है ना, छोटा जीव है और कौवे भूखे हैं, प्यासे हैं, तो उन्हें वो जीव दिखाई दिया और उसे वो खाने की तलाश में उसके नजदीक वो जाने की सोच में है। काकद्वय अर्थात द्वय अर्थात दो, काकद्वय दो कौवे की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, है ना, छोटा जीव है, अब दो कौवे उसे अपना निवाला बनाएंगे तो उसकी जान चली जाएगी। अतः वह निचेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था। निचेष्ट अर्थात बिना किसी हरकत के, पर ऊपर से गिर पड़ा है, छोटा है, तो अभी उसमें कोई शक्ति नहीं है हिलने डुलने के लिए। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। जहां वह गिर पड़ा था गमले और दीवार के बीच में, तो उसे वही रखा जाए। परंतु मन नहीं माना। किसका? लेखिका का। उसे हौले से उठाकर, हौले से यानी धीरे से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। अब वो गिर पड़ा है तो उसे चोट जरूर लगी हुई है, और चोट लगने के कारण उसमें उसके शरीर से, बदन से रक्त निकल आया हुआ है। तो लेखिका ने छोटा सा रुई लेकर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई। अब जिंदा रहना, उसे जिंदा रखना है, तो लेखिका उसे दूध पिलाना चाहती है। वो भी कैसे? रुई की छोटी फाप से। पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। उसने अपना मुंह नहीं खोला और दूध की जो दो बूंदें हैं वो नीचे गिर गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया, आश्वस्त, निश्चित, क्योंकि अब उसे अब कोई ना निवाला खाने वाला है, ना उसे उसे कोई किसी से चोट लगने वाली हो उस घर में महसूस है, तो इसलिए वो निश्चिंत है कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध, मास अर्थात महीना, माह, तो कितने, लगभग 3-4 माह में उसके स्निग्ध अर्थात चिकने रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। यानी ये छोटा जीव देखकर, है ना, तो उसे सबको आश्चर्यचकित होने लगा। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। अब तक वो क्या था? एक जीव था, एक छोटा सा लघु जीव था,
तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब उसे नाम किसी नाम से उसे बुलाना है, अब वो घर में रहने लगा है लेखिका के, तो व्यक्तिवाचक रूप देना अर्थात उसे नाम दे दिया गया। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। क्या नाम रखा गया? गिल्लू। गिलहरी का नाम रखा गया गिल्लू। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अब उसके रहने का, सोने का इंतजाम करना है, तो लेखिका ने फूल रखने की एक छोटी सी डलिया, टोकरी होती है, तो उसमें रुई बिछा दी और उसे तार से लटकाकर खिड़की पर लटका दिया ताकि वो उसमें रह सके। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच को मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। क्या कहा गया है? कांच के मनकोसी आंखों, पारदर्शी है उसकी आंखें, इसीलिए कांच के समान कहा गया है। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। अब वो बड़ा हो गया है, अब उसके जाति के लोगों में वो अपना साथी ढूंढना चाहता है, वो बाहर जाना चाहता है। तो जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। छोटा सा जीव है और उसे जाहिर बात है कि लेखिका का प्यार चाहिए, उसके साथ खेलने का मन किया होगा। तो उसने क्या किया, लेखिका के और आकर्षित उसे कैसे, जब लेखिका अपने काम में मशगूल है, लिखने बैठी है, तो उसे किस तरह से आकर्षित किया जाए क्योंकि वो मेरे पास आ जाए। तो उसने क्या किया, वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती। अब लिफाफे में लिखने की क्यों नौबत आई? क्योंकि वो क्या करता था, पैरों से आकर सर से पर्दे तक चढ़ जाता और उसी तेजी से नीचे उतर जाता और फिर लेखिका को लिखने समय तकलीफ हो जाती तो उसे वो पकड़ने के लिए जाती। तभी तभी उसने एक लिफाफे में उसे इस प्रकार बंद किया कि अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात अर्थात छोटा शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता, क्योंकि उसकी क्रिया ना कोई कोशिश आकर्षित करने के लिए ना बन। इस अद्भुत स्थिति में कभी-कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। कार्यकलाप जो लेखिका कर रही है, लिखने का काम, पढ़ने का काम, जो भी वहां मेज पर बैठकर उनका काम हो रहा है। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। अब उसे भूख प्यास लगी है तो वो अपनी आवाज के द्वारे का आवाज निकालकर चिक चिक के द्वारे लेखक को सूचना देता है। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बसंत का महीना है तो फूल पौधों को, है ना, नए नए फूल पौधे खिल जाते हैं और उनकी गंध लेखिका के कमरे तक आ गई। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्ली को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है, क्योंकि अब उसके साथी इकट्ठा हो रहे हैं और अब वो बड़ा हो गया है, उसे एक जीवन साथी की तलाश है और इसलिए लेखिका को लगा कि उसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। मतलब वो अपने गिलहरी दोस्त के पास चला गया।
इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। अब उसे लेखिका के साथ लगा हो गया है। वो उसे देख उसने जब वो ऊपर से डाली से गिर पड़ा था, तब लेखिका ने उसने जान बचाई, अपने घर में लाया और तब से वह उसे प्रिय हो गई। तो वह सर से ऊपर पैर सिर तक चढ़ जाता और सिर से फिर ऊपर नीचे पैर तक दौड़ लगाता और यही उनका नित्य क्रम होता गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। अब लेखिका बाहर जाती है काम के लिए, तो वो भी जो खिड़की की खुली जाली है उसी रास्ते से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हरा डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। उत्पन्न होना, पनपना, बढ़ना। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। ये उसका हर रोज का खेल होता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका मुझे लगाव भी कम नहीं है। लेकिन लेखिका ने अब तक बहुत सारे जीवों को प्यार किया, उनके साथ रही, लेकिन उन्हें लगाव भी हो गया, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। अर्थात गिल्लू के अलावा कोई उनकी थाली में नहीं खाने के लिए बैठता था। गिल्लू इन्हें अपवाद था। अपवाद सामान्य नियमों को बाधित या मर्यादित करने वाला। तो गिल्लू ही ऐसा एक जीव था जो लेखिका के थाली में खाने के लिए बैठता था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाइयों से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। अब उसे यहाँ शिक्षा दी गई कि थाली के नजदीक बैठना है और फिर खाना है। काजू उसका प्रिय खाद्य, खाद्य यानी भोजन। तो क्या था उसका प्रिय आहार? काजू। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। लेखिका का उसी दौरान एक मोटर से दुर्घटना हो गई और उसके कारण वह अस्पताल में थी। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते। लेखिका के घर में उनके रिश्तेदार है, तो वो लेखिका नहीं है, अस्पताल है, तो उनके वो नहीं है, तो उसकी देखरेख करने वाला घर के लोग उसकी देखरेख में उसे काजू दे देते थे। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने देखा कि उसके झूले की सफाई की, तो उसमें काजू भरे मिले। पसंदीदा आहार क्या था? काजू। लेकिन प्रिय व्यक्ति कौन थी? जिसे पालने वाली कौन थी? तो लेखिका। लेकिन वो नहीं है, तो उसने उस समय काजू नहीं खाए, जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता
कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका, सेविका जो अस्पताल में नर्स होती है ना, वह तो वह जिस तरह से सेवा करती है रुग्ण की, तो उसी तरह गिल्लू ने उस समय लेखिका के सिर और बालों को सहलाया था। और जब वह वहां से हट जाता तो परिचारिका के हटने के न होने के समान लेखिका को वो महसूस होता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। गर्मियां है तो शायद उसे भी गर्मी लग रही होगी। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। तो गर्मी के दिनों में वह कवियत्री के पास ही रहता था। वह मेरे पास रखी हुई सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता, समीप निकट, और ठंडक में भी रहता, जिससे उसे गर्मी ना महसूस हो। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। हमारा जीवन है ना 60-70 साल का अब हो गया है, लेकिन गिलहरियों का जीवन कितना है? सिर्फ 2 साल का। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। अंत यानी मरण, मृत्यु, उसका मृत्यु दिन। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। मरणासन्न अर्थात जिसकी मृत्यु निकट हो, मृत्यु के समीप, नजदीक पहुंच गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर चलाया और उसे उष्णता यानी गर्मी देने का प्रयत्न किया। उसे ठंड लग रही थी तो लेखिका ने उसे उष्णता देने का प्रयास किया, गर्म रखने की कोशिश की, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। देखो क्या कहा है, प्रभात यानी सुबह, सवेरा, प्रथम किरण, सूरज की पहली किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में यानी उसका पुनर्जन्म किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया। अब वह इस दुनिया में नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई है। अब झूला रखेंगे तो उसकी याद आ जाएगी, इसलिए लेखिका ने उसका झूला उतार कर नीचे रख दिया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार भी चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सारी गिलहरियों को मालूम था कि वो गिल्लू वहां रहता है, तो वो सारी गिलहरियां वहां आकर चिक चिक करती और सोनजूही पर बसंत हर साल आता रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी बनाई गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। इसलिए भी कि उस लघुघात अर्थात छोटे जीव का किसी वासंती दिन जूही के पिताब, पिताब यानी पीले रंग का, तो जूही के खिलने वाले पीले फूल उस छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। अर्थात यह लेखिका का कहना है कि अब उस छोटे जीव का यानी गिल्लू का पुनर्जन्म हो गया है। और किस रूप में हो गया है वो? तो जूही के छोटे फूल, तो वो खिल गया है उस रूप में और वह उसे लेखिका को संतोष यानी आनंद देता है। धन्यवाद।